सभी को प्रणाम। डे 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, उसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि हम अपनी भावी पीढ़ी का कैसे नव निर्माण कर सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में, और हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हम क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, हम कैसे अपनी भावी पीढ़ी को एक राष्ट्र के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको गर्भावस्था से कैसे परिपक्व बना सकते हैं, कैसे उनमें बीजारोपण कर सकते हैं। ये बातें इस स्वाध्याय में, इस वाङ्मय में बताई गई है। आज का शीर्षक है संतानों को सुसंस्कार भी बनाएं, यानी संतान को सिर्फ जन्म ही नहीं दे बल्कि उनको सुसंस्कारवान भी बनाएं। उसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। बच्चों पर 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष की आयु के मध्य से संपर्क का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और वह 18 वर्ष की आयु होने तक तेजी से चलता रहता है। इसलिए यह आयु व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्कूली पढ़ाई का अपना महत्व है। उसके पाठ्यक्रम से कई प्रकार की जानकारियां मिलती है, पर जहाँ तक स्वभाव का संबंध है वह संपर्क से बनता बिगड़ता है। सहपाठियों से, अध्यापकों से बच्चा बहुत कुछ सीखता है और पाठ्य पुस्तकों का मूल्य उसकी तुलना में बहुत कम है। यहाँ बताया जा रहा है कि 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष की आयु के मध्य से बच्चा में संपर्क का प्रभाव किनसे मिलता है, किनसे बातें करता है, कैसे लोगों के बीच में रहता है, उन लोगों के स्वभाव का, उन लोगों के संस्कारों का, उन लोगों के सत्कर्मों का, उन लोगों के कर्मों का, उन लोगों के क्रियाकलापों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता रहता है और इसका प्रभाव उसके 18 वर्ष की आयु तक पड़ते रहता है। और जो स्कूल में अभिभावक और जो अध्यापक होते हैं, यानी कि अध्यापक और अभिभावक का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी और अन्य लोगों से जो मिलता है उनका भी प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और पाठ्य पुस्तक, उसके जो सिलेबस होते हैं, जो उसकी किताबों की दुनिया होती है, उससे एक अलग मूल्य इसके होते हैं, क्योंकि ये मूल्य ही उसके जीवन के संस्कार का बीजारोपण करते हैं। बच्चों का आरंभिक भाषा ज्ञान घर परिवार के लोगों द्वारा ही सीखने को मिलता है। घर के लोग जो भाषा बोलते हैं उसे बच्चे सहज ही सीख जाते हैं। तब तक न स्कूल जाते हैं न पुस्तक पढ़ते हैं, पर भाषा ज्ञान परिवार का अनुकरण करके ही बच्चे को उपलब्ध हो जाता है। कहीं पर घर वालों तो एक और बाहर वालों से दूसरी भाषा बोलनी पड़ती है। ऐसी दशा में उन्हें 2 भाषाओं में वार्तालाप करने में भी कठिनाई होती है। शब्दकोश को बड़ा बनाना और व्याकरण की त्रुटियों को निकालना, यह काम स्कूल में होता है, पर काम चलाऊ भाषा ज्ञान वह 3 वर्ष के होने तक सीख जाते हैं। इन दिनों उनके सीखने की क्षमता एवं आकांक्षा बहुत तीव्र होती है। भाषा के अतिरिक्त रहन सहन, पहनाव, उड़ाव चढ़ाव, खान पान आदि संबंधी ढेरों बातें हैं जो परिवार के लोगों तथा साथी बच्चों से उन्हें सीखने को मिल जाती है। व्यक्तित्व की ढलाई शुभारंभ यहीं से होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि घर में जो भाषा ज्ञान होते हैं बच्चा वहीं से सीखता है और 3 वर्ष की आयु आते आते वो काफी कुछ सीख जाता है और अपने सहपाठियों से, अपने आसपास के लोगों से, समाज में जो रहते हैं, जिनके आसपास वह रहता है, उनके रहन सहन, खान पान, अपने घर का खान पान, इन सब का ढेरों बातों का उन पर प्रभाव पड़ता है और उससे वो सीखता है। व्यक्तित्व की ढलाई उसी से, इन सब जो क्रियाकलाप होते हैं उसी के हिसाब से शुभारंभ उसके हो जाते हैं। स्कूल जाने से पहले वे पड़ोस के बच्चे के साथ खेलने जाते हैं। इसमें इनके अनुकरण से ढेरों बातें सीखते हैं। अब स्कूली समय आता है, इसमें वे आपस में अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरे पर छोड़ते हैं। किताबें हर बच्चे को अलग अलग होती है, पढ़ते तो वे उन्हीं को है, पर क्लास का, स्कूल का वातावरण अलग ही होता है। इस सामूहिक परिवार का असाधारण प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इसमें सिखाया नहीं सीखा जाता है। इसमें लड़के क्या करते हैं इसको ढेरों तरह से वे देखते हैं और उनमें से जो आकर्षक लगते हैं उनकी नकल करते हैं। सहपाठियों की गतिविधियों में ढेरों आकर्षक लगती है, ढेरों अनाकर्षक। बिना किसी के कहे समझाए हुए भी आकर्षक गतिविधियों को लड़के एक दूसरे से ग्रहण करने लगते हैं। इस प्रकार परिवार पड़ोस की संस्कृति से बाहर निकलते ही स्कूली संस्कृति में प्रवेश पाते हैं और सीखने की द्रुतगामी पीढ़ी इन 3 क्षेत्रों में इतना सीख लेती है जितना गुरुजन के उपदेश या पाठ्य पुस्तकों का प्रशिक्षण भी उन्हें सिखा नहीं पाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने सहपाठियों से
उसके कई ऐसे गतिविधि होते हैं जो उसे आकर्षक भी लगते हैं, अनाकर्षक भी लगते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ग्रहण करते हैं, फिर भी एक दूसरे से सीखते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें अनुभव होते हैं। और परिवार पर उसकी संस्कृति से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, अभी तक तो बचपन से अगर 2 या 3, आजकल तो 3 वर्ष के या 2.5 वर्ष के उम्र में लोग प्ले स्कूल चले जाते हैं, लेकिन इसके पहले जो बच्चा खेलता है वो अपने परिवार और समाज के लोगों की संस्कृति से ही खेलते हुए सीखता है, उनके साथ खेलता है और समझता है। तो वही यहाँ बताया रहा है कि जितनी गुरुजनों का उपदेश जो है पाठ पुस्तक को प्रशिक्षण में उन्हें सिखा नहीं पाता, जितना वो अपने साथियों और पड़ोस के और आसपास के लोगों के संस्कृति में प्रवेश करते ही वो सीखता है। और स्कूली शिक्षा में प्रवेश करते ही उसे और ज्ञान होने लगती है, क्योंकि उसके सहपाठी और जो साथी होते हैं वो कई अन्य घरों से बिलोंग करते हैं जहाँ की संस्कृति और परिवेश अलग अलग होते हैं। बात आरंभिक कक्षाओं की नहीं कही जा रही है, वह पूर्ण किशोरावस्था को माना जा रहा है। छोटे बच्चों में तेजस्विता नहीं होती है, समझाने या धमकाने से अक्ल बदल जाता है, किंतु किशोरावस्था में नया रक्त होता है, नीच की बुद्धि होती है और नीच की पसंदगी। वे जो बात पसंद करते हैं उसके लिए आग्रही हो जाते हैं, रोकने पर अपना अपमान अनुभव करते हैं और विद्रोह पर उतर आते हैं। बड़ों से लड़ना झगड़ना नहीं बन पड़ता तो मौन हो जाना, रोटी न खाना, रुककर घर से चले जाना जैसे टेढ़े रास्ते अपनाते हैं। प्रकारांतरण से यह विद्रोह का रास्ता है और रोकने समझाने वालों को दबाने मजबूर करने का ढंग है। तर्क करने और विवेकपूर्ण किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता विकसित नहीं होती है। सही बात के लिए समझाना रोकना भी उन्हें अपमान लगता है। यह असमंजस बड़ी परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें सहसा समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। वही टीनेजर की बात हो रही है, जो टीनेज में जो उमंगे उल्लासित होती है, कभी हतोत्साहित होती है। इस उम्र में किशोरावस्था में आते आते बालक स्वयं इतने विकसित होने लगता है कि वो अपने निज की बुद्धि को ही श्रेष्ठ समझने लगता है, लोगों की सलाह और लोगों की बातों से अच्छी नहीं लगती है और अपनी सद्बुद्धि को ही सब कुछ समझता है। तो ऐसा इस उम्र में देखने को होती है और इसीलिए यहाँ पर आरंभिक कक्षाओं की बात नहीं की जा रही है, बल्कि किशोर अवस्था की बात की जा रही है कि हम कैसे नव निर्माण करेंगे। क्योंकि युवा जो होते हैं, जो युवा की ओर बढ़ते हैं किशोर लोग, वो जो होते हैं इस समय इनमें जो बीजारोपण डाला जाता है, जो आगे चलकर वो देश में पढ़ जाए या विदेश में जाए, कहीं भी अपने हायर एजुकेशन के लिए जाए, वो अपनी संस्कृति और संस्कार को साथ में लेकर चलते हैं। छोटी आयु में शारीरिक गंदगी लपेटे रहने वाले, कटु या अश्लील वचन बोलने वाले, शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले की संगति से बच्चों को दूर रखना चाहिए। ये आदतें छोटेपन में ही पीछे पड़ जाए तो बड़ी आयु में पक्कर दुख होते हैं। भूख न होने पर भी बार बार खाना मांगने, कुछ न कुछ सदा खाते ही रहने की आदत उनका पेट खराब करके तरह तरह की बीमारियों को पीछे लगा देती है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में बड़े बड़े आदमियों के लड़कों के साथ रहने, उनमें दोस्ती गांठने के पीछे भी कई खतरे हैं। यह बड़े आदमियों से मतलब मालदार आदमियों से है। वे अपने बड़प्पन की फिजूल खर्ची से दिखते हैं। पैसे का भी एक अहंकार होता है। ओछी प्रकृति के आदमी उसे दिखाए बिना नहीं रह सकती। वे जिस प्रकार सोए उसे ढेरों प्रकार की फिजूल खर्चियों के द्वारा अपनी अमीरी का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार बच्चे को भी इस रूप में पेश करते हैं, मानो वे सामान्य नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे बड़े बड़े घर के लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे की संस्कृति और संस्कार ऐसे मतलब अहंकार जन्य होते हैं, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पैसों की भी हेकड़ी होती है। तो ऐसे लोगों से कोशिश करनी चाहिए कि मतलब हम दूर रखें अपने बच्चों को, या फिर अपने बच्चे में इस तरह के हम संस्कार क्यों न डाल दें कि अगर इन बच्चों की संगति में आए भी तो अपनी निज की बुद्धि के द्वारा अकल लगाए कि नहीं, उसके ये संस्कार नहीं, अपने मूल स्वभाव को जिए। शरीर तो सभी का एक जैसा है, तो फिर अमीरी कैसे झलके? इसके लिए कीमती वस्त्र, आभूषण, वाहन, नौकर जैसे माध्यम ही ऐसे हैं जो विद्यार्थी की अमीरी और तजन्नित अहंकार को प्रकट करते हैं। उतना पैसा पास में न होने से वे साधन तो पास में नहीं हो सकते, पर अहंकार की नकल आसान है। अहंकार के साथ कई प्रकार के व्यसन जुड़ जाते हैं और उन्हें साथी बनाकर अपनाया जा सकता है। अमीर लड़कों की दोस्ती या चापलूसी के सहारे जब तक उन व्यसनों में भागीदार बनने का अवसर भी मिलता है। बीड़ी, सिगरेट, ताश, शतरंज, सिनेमा आदि के व्यसन बड़े आदमियों के लड़कों में आमतौर से होते हैं और कई शराब भी पीने लगते हैं।
और इन सभी के लिए उन्हें पैसा चाहिए। इसके लिए वे पहले घर वालों से किसी बहाने या पैसे चुराकर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। पीछे बाड़ी चोरी उठाईगिरी पर हाथ साफ करते हैं। कई लड़कों का गिरोह बनाकर अपनी प्रवृत्तियों का अपनाने में सफलता भी अधिक मिलती है। पीछे हौसला बढ़ जाता है तो अमीरों या अहंकार दिखाने के लिए पैसे मिलने लगते हैं। कई भोले लड़कों पर दबाव डालकर उनसे घर में चोरी कराते हैं और सिनेमा सिगरेट आदि के लिए पैसे मांगते हैं। छुरी चाकू सब आसान हो गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि बड़े घरों के लड़के कैसे बिगड़ैल होते हैं। और सही में आजकल उठाई गड़ी छीना झपटी जो कुछ होता है तो उसमें हम प्रायः देखते हैं कि फलां का वो बहुत ही बड़े ओहदे वाले बेटे, मतलब पद वाले का वो बेटे थे और वो ऐसे खराब काम वो इसलिए कर रहे थे, वो उनका अपनी अय्यासी करने के लिए पैसा चाहिए था। उनकी कीमत अधिक नहीं रही। देसी पिस्तौलें कट्टे अब गांव के लुहाड़ बनाते और बेचते हैं। धमकी दिखाने और पैसे ऐंठने के लिए ये काम भी दे जाते हैं। जब गिरोह बन जाता है तो इससे निकलना भी कठिन हो जाता है। साथी धमकाते हैं और गिरोह टूटने नहीं देते। ऐसे लड़के को फैशन बनाने में से लेकर और भी कई बुरी लतें पड़ जाती है, जिनमें एक आलस भी है। अहंकार करने वाला आलसी होता है। हाथ से काम करने में शान कम होती है। ऐसे ही लड़के पढ़ने में लगाए जाने वाला समय आवारागर्दी में लगाते हैं और जब परीक्षा का समय आता है तब मास्टरों को छुरी चाकू दिखाकर पास कर देने की धमकी दिखाते हैं। छोटा गिरोह छोटे अपराध करता ही रहता है, पर जब हिम्मत खुल जाती हो तो डकैती, हत्या जैसे बड़े अपराधों पर उतर आता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर उसकी बच्चे की अगर किशोरावस्था में बुरी संगति लग जाती है तो वो ऐसे मतलब वो छीना झपटी, छोटे मोटे मतलब लूट की कांड, ये सब कांड करना सीख जाता है, जो बड़ा होने पर वो अपने इसी संस्कार का एक बड़ा रूप देता है, तो वो डकैती लूट खसोट में बड़े पैमाने पर आ जाता है। इसलिए हम अपने बच्चे को सिर्फ ना उत्पादन करने मतलब उन्हें ना सिर्फ पैदा करें, उत्पन्न करें, बल्कि उनमें संस्कारों के बीज डालें, ताकि हमारा बच्चा कहीं भी जाए तो हम गर्व से कहें वो हमारा बच्चा है और हम भारतीय हैं। ये भारत जैसे सनातन धर्म वाले, संस्कृति वाले देश के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भावी पीढ़ी के नवनिर्माण इस कदर करें, उनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण करते चले जाए और वह जैसे जैसे उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो, वह उनका व्यक्तित्व वट वृक्ष के रूप में दिखे। तो सभी को प्रणाम। आज हम लोग यही स्वाध्याय रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।